नमस्कार बेटे। वेलकम इन योर फेवरेट चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। भारत में राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। फेवरेट इसलिए कहा क्योंकि आपको भी मूवमेंट्स बहुत पसंद है ना। आंदोलन करना, बहुत शोर शराबा करना, अपनी बात बोलना, दूसरे की बात को नीचे दबाना और अपनी ही ऊपर रखना, चिल्लाना, ठीक है। पर हमें ऐसे नहीं करना था क्योंकि हम जिन मूवमेंट्स की बात कर रहे थे या आंदोलनों की बात कर रहे थे बेटा, वो कौन से थे? आपके पीसफुली, शांतिपूर्वक जो किए जा रहे थे। जैसे आपके सत्याग्रह हमने 3 किए थे गांधी जी के साथ, ठीक है ना, जोर शोर से। फर्स्ट 1916 में चंपारण बिहार एंड सेकंड 1917 आपका खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में, और बेटा आपका तीसरा था 1918 में 1918 में, वो आपका अहमदाबाद में। ठीक है, सत्य के लिए आग्रह या फिर अपील फॉर ट्रूथ है, उसको हम आगे बढ़ा रहे थे। अब इसी से रिलेटेड जो है वो आपका नेक्स्ट भी है, ठीक है ना, रोलेट सत्याग्रह। पर पहले हमें ये देखना है कि रोलेट का मतलब क्या है। रोलेट एक्ट जो है, ठीक है ना, एक ऐसा कानून था, ठीक है ना, जिसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया था, ठीक है ना। पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज़ हैं उनको रिप्रेस या फिर कुचलने के लिए, उनको बंद करवाने के लिए, कि हम उनके अगेंस्ट आवाज़ ना उठाएं, ठीक है ना, या फिर नॉन वायलेंस वे के अंदर मूवमेंट या आंदोलन या आपके सत्याग्रह ना करें। ठीक है, देखिए क्या था। रोलेट एक्ट जो है बेटा हैड बीन हरिडली पास्ड थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्पाइट द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ इंडियन मेंबर्स, कि भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद भी इसे पास किया गया, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये क्या, सरकार को इनॉर्मस पावर देता था टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ एंड अलाउ डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 ईयर्स, कि 2 साल के लिए बिना पैरवी के किसी भी पॉलिटिकल लीडर को, ठीक है ना, जो आपका राजनीतिक नेता है या फिर जो आंदोलन कर रहे हैं, उनको 2 साल के लिए जेल में डाला जा सकता था बिना पैरवी के। तो एक तरह से ये क्या है, इनजस्टिस है, ठीक है ना। भारतीय जो है उनके साथ अन्याय हो रहा था। गांधी जी को लगा कि ऐसे बिना किसी कारण के, संदेह के आधार पर और जेल में बंद करना, ठीक है ना, कैद में डालना, ये गलत है। इसलिए गांधी जी क्या, इसी के अगेंस्ट, मतलब रोलेट एक्ट के अगेंस्ट है, वो एक मूवमेंट चाहते थे या सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करना चाहते थे, जिसे उन्होंने नाम दिया रोलेट सत्याग्रह। अब ये कैसे शुरू है देखो। महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉ विच वुड स्टार्ट विद अ हड़ताल ऑन 6 अप्रैल। 6 अप्रैल से ये हड़ताल से शुरू होना था, रोलेट सत्याग्रह, ठीक है ना, कि हड़ताल की जाएगी। उसके बाद देखिए हमें कैसे करना है, नॉन वायलेंस वे में ही करना है ना, अहिंसात्मक ढंग से। इसका मतलब हमें तोड़ा फोड़ी नहीं करनी है, ठीक है ना, सिर्फ अपनी बात है वो सरकार के आगे रखनी है, या फिर हमें ये कहना है कि वो वापस ले किसको, इस एक्ट को। इसलिए क्या किया, रैलीज की गई। रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज़। वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप्स एंड शॉप्स क्लोज डाउन, कि बहुत सारे जुलूसों का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप में जो कामगार थे बेटा, वो हड़ताल पर चले गए, मतलब काम बंद करना, दुकानें भी बंद कर दी गई, ठीक है। और ये जो अफसर्स, अफसर्स का मतलब उभार से है, कि अलार्म्ड बाय द अफसर्स, की ये इस तरह का जो जन उभार था, इसको देखकर ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो बौखला जाती है, ठीक है ना, और वो निश्चय करती है या फिर निर्णय लेती है टू क्लैंप डाउन ऑन नेशनलिस्ट, कि जो भी राष्ट्रवादी थे उन सबको, ठीक है ना, उनका दमन करना या फिर उन्हें बंद करना, ठीक है, ताकि मूवमेंट जो है उसे दबाया जा सके या कुचला जा सके। और इसी के साथ ही जो लोकल जो हमारे, उनको बेटा हिरासत में ले लिया जाता है, ठीक है। और गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी जाती है, ठीक है ना, बंद कर दिया जाता है दिल्ली में उनका आना। और इसके साथ साथ ही देखो 10 अप्रैल द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन ए पीसफुल प्रोसेशन, क्योंकि हम शांति से जुलूस निकाल रहे थे, हमें अपनी बात रखनी थी सरकार के आगे, सत्याग्रह कर रहे थे नॉन वायलेंस वे में, इसीलिए जो शांतिपूर्वक जुलूस था उस पर गोलियां चला दी जाती है ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है ना, जिससे लोग जो है उन्होंने बैंकों पर, डाकखानों पर या रेलवे स्टेशन पर हमला करने लगते हैं। और इससे पुलिस के हाथ से कंट्रोल चला जाता है और मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया जाता है। मार्शल लॉ का मतलब यहाँ पर क्या है बेटा, कि सारा जो कंट्रोल है वो आर्मी या मिलिट्री के पास आ जाना, मतलब वो हैंडल करेगी, वो देखेगी उस एरिया को, ठीक है ना। आने जाने पर, इधर उधर मूवमेंट पर पाबंदी लगा दी जाती है, कर्फ्यू की तरह, ठीक है। तो यहाँ भी ऐसा ही होता है। और मार्शल लॉ इम्पोज हो जाने के बाद जनरल डायर जो है टू कमांड, मतलब वो कमान संभाल लेते हैं, मतलब उनकी निगरानी में सारा कार्य होता है, ठीक है। ये था आपका रोलेट सत्याग्रह। तो बेटा आप मार्शल लॉ लागू हो गया है, ठीक है ना। और मार्शल लॉ इम्पोज होने के बाद जनरल डायर ने कमान संभाल ली, इसका मतलब उस एरिया के अंदर आपको बाहर इधर उधर घूमना नहीं है। अब हम बात करते हैं 13 अप्रैल 1919 की, ठीक है ना, 13 अप्रैल 1919 में। और आपने काफ़ी बार इस घटना के बारे में सुना है, जलियांवाला बाग इंसिडेंट या जलियांवाला बाग मैसेकर, हत्याकांड, ठीक है। देखिए इससे बहुत सारे लोग जो बेटा हैं वो आपके, जलियांवाला बाग जो है वो शहर से बाहर था, तो अमृतसर में, तो उस स्थान पर बहुत सारे लोग हैं, उस बैसाखी जो फेयर है
उसमें शिरकत करने के लिए एकत्रित या इकट्ठा हुए थे, ठीक है ना। ए लार्ज क्राउड गैदर्ड इन द एनक्लोज्ड ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग इन अमृतसर फॉर अटेंडिंग द एनुअल बैसाखी फेयर। कि एक तो वो लोग जो कि बैसाखी मेले के अंदर शिरकत करने के लिए, इसके अलावा बेटा और भी थे। वो कौन थे कि दे वांटेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट न्यू रिप्रेसिव मेजर्स। कि सरकार ने जो भी दमनकारी कानून जो है हमारे लिए जो प्रकट किए थे, उनका विरोध प्रकट करने के लिए ये लोग इकट्ठा हुए थे, ठीक है ना। जैसे आपका रोलर एक्ट है उसके अगेंस्ट। तो एक तरफ वो जो मेले में पार्टिसिपेट करने के लिए, शिरकत करने के लिए, दूसरी तरफ विरोध दर्शाने वाले लोग, दोनों तरह के थे। और मैदान जो है, ठीक है ना, वो चारों तरफ से बंद था और शहर से बाहर भी था। इसलिए वहाँ लोगों को ये भी नहीं पता था कि इस एरिया के अंदर मार्शल लॉ इम्पोज किया जा चुका है, मतलब कि कंट्रोल जो है वो कम्प्लीटली है वो मिलिट्री या आर्मी के पास आ गया है, वो नहीं जानते थे। इसलिए जनरल डायर वहाँ पहुँचते हैं, ठीक है। और वो बाहर के जितने भी मतलब ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट्स का मतलब बाहर जाने वाले जो रास्ते उनको बंद कर दिया जाता है और अंधाधुंध भीड़ पर गोलियां चला दी जाती है, जिसके अंदर बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। आपने ये बचपन में सुना होगा कि वहाँ एक कुआं था, ठीक है ना। जब लोगों को जाने या बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता है तो वो उन गोलियों से बचने के लिए उसमें कूदना शुरू कर देते हैं और कुआं जो है वो ऊपर तक लाशों से भर जाता है, ठीक है ना। जब बाद में जनरल डायर से ये क्वेश्चन किया जाता है कि इतने सारे लोग मारे गए हैं या ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने इसका जो आंसर दिया, उन्होंने कहा कि ही वांटेड टू प्रोड्यूस ए मोरल इफेक्ट टू क्रिएट इन द माइंड्स ऑफ सत्याग्रहीज ए फीलिंग ऑफ टेरर एंड इसका मतलब क्या है कि वो उनके अंदर एक नैतिक प्रभाव जो है वो जमाना चाहता था, ताकि सत्याग्रही जो है उनके माइंड या उनके जहन में दहशत और विस्मय का भाव पैदा हो, ठीक है ना। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो उससे डरे रहे या उससे सहमे रहे। तो इस मोरलिटी जो अफेक्ट है या फिर फीलिंग ऑफ टेरर जो क्रिएट करना चाहते थे, उसके लिए उन्होंने ऐसा किया। ये उनका जवाब था। अब हमें देखना है कि जलियांवाला बाग घटना के बाद क्या हुआ, क्योंकि लोगों ने विरोध दर्शाना। देखिए बेटा, एज द न्यूज़ ऑफ जलियांवाला बाग स्प्रेड क्राउड्स टुक टू द स्ट्रीट्स इन मैनी नॉर्थ इंडियन टाउन्स। कि जैसे ही ये खबर फैलती है जलियांवाला बाग की, तो उत्तर भारत के बहुत सारे जो शहर हैं उसमें लोग सड़कों पर उतरने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उनके साथ ये गलत हुआ है, तो वो विरोध दर्शाने के लिए, अपना विरोध या अपना रोष या गुस्सा प्रकट करने के लिए गलियों में सड़कों पर आ जाते हैं। और इससे क्या हड़तालें होने लगती हैं। देयर वर स्ट्राइक्स, क्लैशेस विद द पुलिस एंड अटैक्स ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, ठीक है ना। लोग पुलिस से मोर्चा भी लेने लगते हैं, सरकारी इमारतों पर हमला भी करने लगते हैं अपना रोष या गुस्सा दर्शाने के लिए, ठीक है ना। और सरकार क्या करती है, इन कार्रवाइयों को निर्ममता से कुचलने का रास्ता अपनाती है। मतलब जो उनके ऊपर हमला गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स हैं या फिर बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर जो सत्याग्रही अटैक कर रहे हैं, ठीक है ना, उसको वो रिप्रेस करना चाहती थी। ब्रूटल रिप्रेशन का मतलब निर्ममता से कुचलना। सीकिंग टू ह्यूमिलिएट एंड टेरराइज पीपल, वो लोगों को क्या अपमानित भी करती है या फिर उन्हें आतंकित भी करना चाहती थी। ह्यूमिलिएट का मतलब अपमानित और टेरराइज का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि उन्हें आतंकित करना, कि वो फिर से ऐसा ना करें, ठीक है ना, ऐसा विरोध है वो फिर ना दर्शाएं। इसलिए गवर्नमेंट ये करती है। तो इसके साथ वो क्या करती है कि जो भी सत्याग्रही थे उनको मजबूर किया जाता है, वर फोर्स्ड टू रब देयर नोज ऑन द ग्राउंड, कि वो ज़मीन पर अपना नाक रगड़ें, ठीक है ना। क्राल ऑन द स्ट्रीट्स मतलब गलियों में रेंग रेंग कर चलें, ठीक है ना। और जितने भी साहिब जो ब्रिटिशर्स थे उन सबको वो सलाम मारने के लिए उनको मजबूर किया गया, ठीक है ना, कि वो सभी ब्रिटिशर्स को सलाम करें। ये क्या पनिशमेंट या ऐसी सज़ा उनको दी गई। सिर्फ इतना ही नहीं, उनको कोड़े भी मारे गए। पीपल वर फ्लोग्ड, फ्लोग्ड का मतलब कोड़े मारना। एंड विलेजेस वर बॉम्ब्ड, और गाँव के ऊपर बम भी गिराए गए। और इस तरह हिंसा होते हुए, क्योंकि हिंसा ब्रिटिशर्स तो कर रहे हैं पर बेटा इंडियंस भी तो कर रहे हैं ना, सत्याग्रहीज हैं वो, इन पर अटैक करना, बैंक पर, पुलिस पर ये करना। तो ऐसे वायलेंस को जब गांधी जी देखते हैं कि चारों तरफ ये हिंसा फैल जाती है, तो गांधी जी बहुत डिसअपॉइंट होते हैं। और वो रोलेट सत्याग्रह बेटा एक आपका वाइड स्प्रेड मूवमेंट था, मतलब बड़ा आंदोलन था। बट इट वाज लिमिटेड टू सम सिटीज़ एंड टाउन्स, ये कुछ शहरों या कस्बों तक ही सीमित था। बट महात्मा गांधी वांटेड टू लॉन्च अ ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया। महात्मा गांधी जी भारत के अंदर एक बड़ा जनाधार वाला आंदोलन चाहते थे। और उन्हें पता था कि ये तभी मुमकिन है जब हिंदू मुस्लिम यूनिटी हो, मतलब हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटीज़ को नज़दीक लाया जाए, ठीक है। और इसके लिए उन्होंने क्या खिलाफत इशू या खिलाफत का मुद्दा उठाया। ये किससे रिलेटेड था, मुस्लिम से रिलेटेड। कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर जो ओटोमन एम्पायर है टर्की में, उसकी हार हो जाती है। और जितने भी मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं, मतलब मुस्लिम समुदाय जो है, इस्लामिक विश्व जिसे आप कहते हो, उसका जो हेड है वो ओटोमन एम्पायर को माना जाता है, जिसे खलीफा कहा जाता है, ठीक है ना। इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता, या फिर हम ये कह सकते हैं कि स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। तो खलीफा या आपके जो ओटोमन एम्पायर है उनकी हार हो जाती है। और ये अफवाहें भी फैलाई जाती है कि उनके ऊपर संधि थोपी गई है, ठीक है ना। ब्रिटिशर्स जो है
वो उनके ऊपर संधि थोप रहे हैं। इसीलिए उनको प्रोटेक्शन के लिए या उनको डिफेंड करने के लिए, उनकी रक्षा के लिए भारत में खिलाफत कमेटी जो है वो बनाई जाती है बॉम्बे में मार्च 1919 में, ठीक है ना, 1990 के अंदर बनाई ना, सॉरी 1919 में बनाई जाती है। और इसके साथ साथ ही इसकी जो कमान है, मतलब लीडरशिप का जो काम है बेटा, वो अली ब्रदर्स करते हैं, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, जो जब खिलाफत मूवमेंट चलेगा तो उसकी अगुवाई भी करेंगे। परंतु गांधी जी इसके साथ साथ उन्हें लगता था कि एक और मूवमेंट भी होना चाहिए जिसे नाम दिया गया नॉन कोऑपरेशन। तो जब कलकत्ता जो है, उस वक्त कोलकाता नहीं कैलकटा बोलते थे, तो कैलकटा जो है उसमें जब कांग्रेस सेशन होता है सितंबर 1920 में, तो गांधी जी कन्विंस करते हैं लीडर्स को, ठीक है ना, किसके लिए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए, जिसे हम असहयोग कह रहे हैं, कि हमें मतलब खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहिए। इसके लिए वो लीडर्स को तैयार करते हैं। अब स्वराज का मतलब यहाँ पर क्या है, गांधी जी ने एक पुस्तक लिखी थी हिंद स्वराज 1909 में। उसमें उन्होंने बताया था कि ब्रिटिशर्स जो हैं, ठीक है ना, वो हम पर रूल या गवर्न या कंट्रोल तभी कर पाते हैं जब हम उन्हें कोऑपरेट करते हैं, ठीक है, हम उन्हें सहयोग करते हैं। अगर हम मना कर दें, मतलब इंडियंस रिफ्यूज टू कोऑपरेट ब्रिटिश रूल या ब्रिटिश एम्पायर वुड कोलैप्स, वो समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा विद इन अ ईयर, एंड स्वराज वुड कम। स्वराज का मतलब हमारा राज, स्वयं का राज है, वो आ जाएगा, जिसे हम कह रहे हैं सेल्फ रूल। इसलिए उन्होंने माना कि नॉन कोऑपरेशन या असहयोग शुरू करना है, नॉट टू कोऑपरेट ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है ना, जिससे कि स्वराज आ जाएगा, मतलब सेल्फ रूल या हमारा शासन वो आ जाएगा। तो उसको शुरू करने के लिए वो क्या आधार बनाते हैं। अब हमें ये देखना है कि नॉन कोऑपरेशन या जिसे हम असहयोग आंदोलन कह रहे हैं, वो कैसे शुरू करना है। हम सरकार की सहायता या सहयोग कैसे ना करें, किन कामों में, मतलब हम उनके यहाँ काम करते हैं तो उसके लिए हम मना कर दें, जो सर्विसेज या सेवाएं देते हैं हम उनके लिए उन्हें डिनाई या रिफ्यूज़ कर दें, तो वो क्या कहलाएगा, नॉट टू कोऑपरेट ब्रिटिश, मतलब सहयोग ना करना। ठीक बेटे, एक आपकी इसमें ना थोड़ी ये देख लेना, हिंदू और मुस्लिम इनके लेटर्स जो है वो कैपिटल आएंगे, और ये ऐसे ही ओटोमन और टर्की जो है बेटा, इसके भी कैपिटल आएंगे, ठीक है ना, OTTOMAN। अब हमें देखना बेटा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मतलब असहयोग आंदोलन है वो शुरू कैसे होगा। तो आपका जो ये मूवमेंट है बेटा, इट शुड बिगिन विद द सरेंडर ऑफ टाइटल्स दैट द गवर्नमेंट अवॉर्डेड। सरकारी जितनी भी पदवियाँ थी, सरकार ने हमें जो पदवियाँ दी थी हमें वो लौटानी है, ठीक है ना, सरकार को वापस करनी है। एंड बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, और जो भी आपकी सरकारी नौकरियां हैं उनका बहिष्कार करना है, वहाँ हमें काम जो है वो नहीं करना है। सेना, पुलिस, अदालत, विधायी परिषद, स्कूल या विदेशी वस्तुएं जितनी भी हैं, ठीक है ना, आपके आर्मी सर्विसेज, कोर्ट्स एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, इन सब का बॉयकॉट का मतलब यहाँ पर क्या है कि किसी भी चीज़ में, मतलब हाँ काम करना, सेवा देना, या अगर हम वो चीज़ें इस्तेमाल करते तो उसके लिए भी इनकार करना। आप कह सकते हो कि रिफ्यूज़ल टू डील एंड एसोसिएट विद पीपल और पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज़ और बाय एंड यूज थिंग्स यूजुअली अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट। विरोध का एक ऐसा तरीका या ऐसा प्रदर्शन, ठीक है ना, जिसके अंदर हम किसी के भी साथ संपर्क रखने या जुड़ने से इनकार कर देते हैं, गतिविधियों में हिस्सा लेने से या चीज़ों के खरीद व इस्तेमाल से इनकार करना, तो उसे ही क्या कहा जाता है, बहिष्कार। अब हम यहाँ बहिष्कार बॉयकॉट किसका कर रहे हैं, फॉरेन गुड्स का, विदेशी चीज़ें जो बाहर से आ रही थी इंडिया में ब्रिटिशर्स के थ्रू, वो, या फिर ब्रिटिशर्स के ही जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, काउंसिल्स हैं, आर्मी हैं, जो भी सिविल सर्विसेज हैं, उनमें काम करने से, उनको सेवा देने से मना करना, इसे कहा गया बॉयकॉट, ठीक है ना। मतलब हम क्या कर रहे हैं, कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को, उनको सहयोग नहीं दे रहे हैं, इसीलिए इसे कहा गया नॉन कोऑपरेशन, ठीक है। अब इसके साथ साथ गांधी जी जो हैं वो चाहते थे कि इसे और आगे बढ़ाया जाना चाहिए। तो अगर गवर्नमेंट जो है, ठीक है ना, वो यूज़ करते हैं रिप्रेशन, ठीक है ना, देन सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन, सविनय अवज्ञा अभियान है उसको भी शुरू किया जाएगा। अगर सरकार इसे कुचलने की या दबाने की कोशिश करती है, मतलब दमन का रास्ता अगर अपनाती है, तो हमें सविनय अवज्ञा अभियान, मतलब उसकी आज्ञा ना मानना सरकार की, उसका पालन करना होगा, ठीक है ना, ये काम आगे शुरू हो जाएगा। इसके बाद कांग्रेस का एक सेशन और होता है बेटा आपका नागपुर में, ठीक है ना, दिसंबर 1920 में, और नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम जो है उसको फुल्ली अडॉप्ट कर लिया जाता है। मतलब आपके 1920 में ही दो कांग्रेस सेशन हुए, एक आपका कैलकाटा सितंबर 1920 और सेकंड जो आपका दिसंबर 1920। उसमें तो राजी किया था लीडर्स को कि हम करेंगे और अब हम तैयार हैं उस मूवमेंट के लिए। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि इसमें नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम है उसे अपना लिया जाता है, ठीक है ना, वाज फुल्ली अडोप्टेड। अब हमें ये भी देखना है कि वो कैसे, मतलब हम कहाँ कहाँ से और किन किन जगह पर कैसे शुरू करेंगे। ठीक, अब आगे देखते हैं बेटे। देखो बेटा, अब
हिस्ट्री जो है उसको अंडरस्टैंड या लर्न करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप उन घटनाओं को सीक्वेंस में लगाएं। ठीक है ना, आपको पता हो कि व्हाट हैपेंड आफ्टर दिस इंसिडेंट। ठीक है ना, इसके बाद क्या हुआ था, या व्हाट वर द कॉजेज ऑफ दिस इंसिडेंट, या व्हाट वर द रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस इवेंट, कि उससे पहले क्या रीज़न था कि ये घटना घटी, उसके बाद उसके क्या परिणाम निकले, मतलब क्या हुआ। ये कब होगा, जब आपने स्टोरी को या उस जो आपका पाठ्यक्रम है उसको अच्छी तरह से पढ़ा है। ठीक है, तो आप यहाँ भी इसे कहानी की तरह सुन लीजिए, लेकिन सुनने के साथ साथ आपको उन्हें कुछ लर्न भी करना है कि इसके बाद क्या होता है, वो क्रम नहीं भूलना है, उसके साथ आपको ध्यान रहेगा। जैसे आपने बचपन में कहानी सुनी है प्यासे कौवे की, अगर मैं आपको कोई 5 वाक्य मतलब 5 सेंटेंसेस दे देती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि बेटा इन्हें अरेंज करो, ठीक है, उनको उल्टा पुल्टा करके, कि मैंने पहले कहा कि एक प्यासा कौवा था, फिर मैंने सेंटेंस बनाया सेकंड, उसने घड़े में कंकड़ डाले और पानी पी ऊपर आ गया, फिर थर्ड मैंने डाला कि घड़े के पास कंकड़ पड़े थे, उसने अपनी सूझ का इस्तेमाल किया, और फोर्थ मैंने बनाया कि कौवा पानी पीकर उड़ गया, और फिफ्थ मैंने बनाया उसने घड़े में पानी देखा जो कम था। अब ये सब क्या है, सीक्वेंस में नहीं है। अगर आपने कहानी को सुना है, बचपन में लर्न किया है, तो आप इजीली इनको क्रम में लगा सकते हैं। तो कहानी को जब आप क्रम में लगाएंगे तो आप सबसे पहले कहेंगे कि एक प्यासा कौवा था, उसने घड़े में पानी देखा जो कम था, घड़े के पास कंकड़ पड़े थे, उसने अपनी सूझ का इस्तेमाल किया। फोर्थ डालोगे उसने घड़े में कंकड़ डाले और पानी ऊपर आ गया, और फिफ्थ बनाओगे कौवा पानी पीकर उड़ गया। ठीक, अब मैं आपसे ये प्रश्न करूं, मतलब क्वेश्चन मेरा ये हो कि कौवा जो है ना, सॉरी, घड़े में पानी ऊपर कैसे आया। कहानी आपने पढ़ी थी कि आपने पढ़ा उसमें कि उसने घड़े में कंकड़ डाले जिससे पानी ऊपर आ गया, तो आप जवाब यही देंगे कि घड़े में कंकड़ डाले जिससे पानी ऊपर आ गया। अब ये भी कहा जा सकता पानी ऊपर आने के बाद क्या हुआ, तो आपको पता है पानी जैसे ही ऊपर आया कौवे ने अपनी प्यास बुझाई और वो उड़ गया। मतलब आपको पता है उससे पहले क्या हुआ था और उसके बाद क्या हुआ था। यहाँ भी ऐसा ही है, आपको ये पता होना चाहिए कि घटना में पहले क्या घटा था, पहले कौन सा मूवमेंट हुआ, उसके क्या रिजल्ट निकले। कि अगर ये कहा जाता है आपसे कि जलियांवाला बाग, तो जलियांवाला बाग घटना के पीछे भी कारण है किसका, रोलेट सत्याग्रह का। सत्याग्रह के पीछे भी रीज़न है किस चीज़ का, कि रोलेट एक्ट क्या था, उसके लिए सत्याग्रह, रोलेट सत्याग्रह किया गया। फिर मार्शल लॉ इम्पोज किया गया, और मार्शल लॉ इम्पोज हो जाने के बाद जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुई जिसके कारण पनिश किया गया। ठीक है ना, गाँव पर बम गिराए गए, और फिर गांधी जी ने डिसाइड किया ऐसे ही खिलाफत या फिर आपके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। मतलब सब जुड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, ऐसे ही आपको इसमें लर्न करना है। अब देखिए हमारा एक पोर्शन कंप्लीट हो गया आपके इस चैप्टर का। उस एक पोर्शन जो अब तक हमने किया है इन 2 लेक्चर्स में बेटा, उसको फटाफट हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए पहले सत्याग्रह मूवमेंट हमने शुरू किया था, हमने कहा था 1915 में गांधी जी हैं वो साउथ अफ्रीका से भारत में आते हैं। तो 1916 में उन्होंने मूवमेंट किया बेटा चंपारण बिहार में, किसके फेवर में, इंडिगो प्लांटर्स। 17 में खेड़ा गुजरात में वो रिलैक्सेशन चाहते थे पीजेंट्स, किस लिए, जो लगान था, ठीक है ना, रेवेन्यू सिस्टम में उन करों में कमी चाहते थे। 1918 में अहमदाबाद के अंदर मूवमेंट मतलब सत्याग्रह आंदोलन है वो हुआ, किसके लिए, किसान आपके कॉटन मिल वर्कर्स जो हैं उन्होंने किया। ठीक, फिर 1919 में रोलेट सत्याग्रह अगेंस्ट रोलेट एक्ट, ठीक है ना, रोलेट अधिनियम के विरुद्ध या विरोध में, ठीक है ना, रोलेट सत्याग्रह किया गया। अब रोलेट सत्याग्रह के तुरंत बाद सत्याग्रह जो उसी में था, 6 अप्रैल से हड़ताल से शुरू होता है, 10 अप्रैल को मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया जाता है और कमांड जो है जनरल डायर के पास आ जाती है, और 13 अप्रैल को आपकी जलियांवाला बाग इंसिडेंट होती है, और 13 अप्रैल से थोड़ा पहले आपकी खिलाफत कमेटी बनती है बॉम्बे में मार्च 1919 में, 1919 में। ठीक, अब देखो, अब गांधी जी डिसाइड करते हैं किसका, असहयोग आंदोलन का, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉट टू कोऑपरेट ब्रिटिश गवर्नमेंट। और इसमें सबसे पहले नॉन कोऑपरेशन की शुरुआत आपकी होगी कांग्रेस सेशन जो कलकत्ता में होता है, हेल्ड इन कैलकाटा। तो कैलकाटा कांग्रेस सेशन के अंदर जो सितंबर 1920 में था, उसमें कन्विंस किया जाता है पॉलिटिकल लीडर्स को, किसके लिए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए, उसमें कन्विंस किया। और फिर जब नागपुर सेशन होता है दिसंबर में 1920 में, तो उसमें इस प्रोग्राम को बेटा अडोप्ट कर लिया जाता है। अभी शुरू नहीं हुआ, ठीक है ना, उसमें ये बताया जाता है हम कैसे करेंगे, कि ये कहा जाए मूवमेंट पर, ये पूछा जाए कि किस तरह करना है, तो उसके ऊपर विचार किया जाता है आपका नागपुर सेशन में। और फिर जनवरी 1920 में आपका नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट है वो स्टार्ट होते हैं, जो अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। ठीक है, तो इस पूरे जो रिवीजन वाले जो है, इसमें देखो घटनाएं हैं वो एक के बाद एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो बेटा ऐसे ही आपको क्या करना है, इसको लर्न करना है सीक्वेंस के अंदर, ताकि आपको ये याद रहे।